हरदम आपकी सेवा में बालाजी मिठाई, शुद्ध टेस्टी स्वादिष्ट मिठाइयाँ वाजिबी दामों में। हमारे पास काजू कतली, अंजीर कतली, खजूर कतली, मलाई पेड़ा, मलाई बर्फी, कलाकंद पेड़ा, मिल्क केक, अंजीर कलाकंद, ड्राई फ्रूट लड्डू, ड्राई फ्रूट हलवा, रस माधुरी, मलाई चमचम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काला जामुन, सोन पापड़ी, मैसूर पाक, बालूशाही, जलेबी, काजू बादाम, अंजीर, पिस्ता, खजूर, किशमिश, बटर केक, कूल केक, पेस्ट्री सादा, कूल पेस्ट्री, पनीर, दूध, दही और नमकीन में स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसा, कचौरी, पकौड़ी, मिक्सर, खारा, पापड़ी, गाटी, कचौड़ी, नवरत्न खारा, ये सब अवेलेबल है। एक बार अवश्य पधारे और हमें सेवा का मौका दे। बालाजी मिठाई। आजादी का जश्न हर और अपना रंग दिखाएगा जब हर घर तिरंगा लहराएगा। भले ही नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। भले ही राजनीतिक तौर तरीके अलग है लेकिन मंसूबा एक है। केंद्र सरकार अमृत महोत्सव, राज्य सरकार वज्र उत्सव और केंद्र और कांग्रेस गौरव पद यात्रा सभी जश्न मना रहे हैं। 75वां आज़ादी का दिवस जो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी एक ही तिरंगे के नीचे उसके तिरंगे के साए में चल रहे हैं। और आज नदीम जावेद जो AICC के चेयरमैन और उनके सेक्रेटरी है और वहाँ यहाँ पर इंचार्ज है, यहाँ पर बेला शहर में अगर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो तांडव लगा हुआ है, ये जो सारा यहाँ पर जमावड़ा दिख रहा है, वो नदीम जावेद को सुनने के लिए आया था। और नदीम जावेद ने दोनों भी सरकार पर टिप्पणी की और सीधे निशाना साधा और कहा है कि इसके पहले हम लोग जो है सेंटीमेंट में बह गए, सेंटीमेंट की जो भावना थी उसमें बह गए। अभी तो त्रासग्रस्त है हम बीजेपी सरकार से और ये राज्य की TRS सरकार से। अभी ये सेंटीमेंट पर नहीं जाना चाहिए। और कहा है कि ये जो कांग्रेस सरकार ने जो नीति बनाई थी, कांग्रेस सरकार ने जो सहूलतें बनाई थी, कांग्रेस सरकार ने रोड, नाली और तहसीलदार ऑफिस, हर कलेक्टर ऑफिस, हर एक जो सुविधा दी थी, ये सब बेच के खा रहे हैं। बीजेपी सरकार पर भी बीजेपी सरकार में भी टिप्पणी की और कहा है कि अभी जो कांग्रेस सरकार है उसको आगे आना चाहिए और सक्षम रहना चाहिए और लोगों में। और कहा है कि उन आम जनता से बात की और उन जनता का भी अच्छा सा सपोर्ट मिला और बेला शहर में बड़े धूमधाम से रैली गई और भारत माता की जय के नारे लगे और उन नारे के साथ हर एक स्टैचू पर जाकर वहाँ पर फूलों का हार डाला गया। सबसे पहले बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर हार डाला गया, फिर उसके बाद में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर हार डाला गया, फिर कोमराम भीम की प्रतिमा पर हार डाला गया। कि अंग्रेज हमारी जमीन पर नील की खेती करता है। नील समझते हैं क्या होती है? जो कुर्ते में डलती थी जिससे नीला हो जाता है। और जब नील की खेती होती तो जमीन बंजर हो जाती थी। तो उन्होंने गांधी से कहा कि हम चाहते हैं कि आप आइए और अंग्रेजों के इस जमीन को बंजर करने की जो नीति है इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करिए। महात्मा गांधी चंपारण गए, 6 महीना चंपारण में रहे। महात्मा गांधी ने आंदोलन खड़ा किया और इस देश का जो आजादी का आंदोलन है वो आंदोलन शुरुआती दौर में किसानों का खड़ा किया हुआ आंदोलन है और आज का राज्य किसानों के आंदोलन के। दूसरी बात, इस देश के अंदर कोई भी यूथ और स्टूडेंट मूवमेंट कोई भी खड़ा हुआ हो, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 2 लोगों का हवाला देता हूं क्योंकि आजादी की बात हो रही है। अशफाकुल्लाह खां भी स्टूडेंट थे। अयोध्या की जेल में, जिसकी चर्चा बहुत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कहते हैं, अयोध्या की जेल में अशफाकुल्लाह खां ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था और आखिरी वक्त में अशफाकुल्लाह खां ने दुआ की थी कि है परवरदिगार, अगर दोबारा पैदा करना तो इसी धरती पर, इसी सरजमीन पर पैदा करना, ताकि अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष
करते हुए मैं दोबारा फांसी के फंदे पर चढ़ सकता। भगत सिंह 21 साल का नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ गया। मां मिलने के लिए आई तो मां अपने बेटे को फांसी पर चढ़ता हुआ देखकर रोने लगी। तो भगत सिंह ने कहा अपनी मां से कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप यहां से हंसते हुए जाओ, इसलिए कि अगर आप भगत सिंह की मां रोते हुए जाएगी तो देश में संदेश जाएगा। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े गरीब और अमीर जो आजादी की लड़ाई में आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके हौसले में कमी हो जाएगी। एक तरफ बेटा फांसी पर चढ़ रहा है और मां हंसते हुए बाहर निकल रही है। इससे देश को आजादी मिली है। लेकिन ये पूरा आजादी का आंदोलन चल रहा है के मालिक तो उर्दू और हिंदी में बात करें, समझ में आएगी? इजाजत है आपकी। प्यारे बच्चों जिनको देखकर बहुत खड़े, सब लोगों ने विचार रखे और 9 तारीख 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने एक आवाज दी। आवाज क्या थी? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और वो जो आंदोलन था 9 अगस्त को शुरू हुआ मुंबई से, और उसके बाद पूरे देश में ऐसा वातावरण बना कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उसकी ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ और ये देश आजाद हुआ। दुनिया में बहुत आंदोलन हुए। रूस में 1917 में आंदोलन हुआ। भाई जरा चुप हो जाइए, या तो भाषण ही दे लो। आज आपका भाषण पहले करा देते ना, बोलेंगे? बोलना है। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी पहली, और वहां पे कम्युनिस्ट हुकूमत आई। फ्रांस में क्रांति हुई, सरकार बदली, वहां की राजशाही के खिलाफ लोग खड़े हो गए। दुनिया के अलग अलग देशों में क्रांतियां हुई, लेकिन भारत के आजादी के आंदोलन में और दुनिया के दूसरे देशों की आजादी के आंदोलन में एक बुनियादी अंतर था। अब अंतर क्या था? वो फर्क क्या था? वो एक ही फर्क था। 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण गए, बिहार में जगह चंपारण, पटना से 4 घंटे में आप पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से 2 और घंटे का रास्ता है। तो 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में चंपारण के किसान आए। ये बात मैं किसी खास परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं, आगे समझ में आएगा। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण से चल के किसान आए। एक साजिश चल रही है। ये साजिश सिर्फ कांग्रेस पार्टी को भी करने के एक साजिश है, लेकिन हम ईडीओ के साथ जमने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। इस अवाम है, जब तक अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, तुम्हारी ईडी, तुम्हारी सीबीआई हमको छू नहीं दे सकता। ये हमारा जगह लेता हूं। जय कांग्रेस। फला नहीं है। कई लोग, गरीब लोगों के घर टूट गए, कई लोगों की दीवारें टूट गई, कई लोगों के घर में पानी आने से राशन और जो सोने के देने के कपड़े और सोने का बिस्तर बिक के खराब हो गया। क्या इन लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है? 75 साल में ये लोगों की भी मदद करने की जरूरत है। आजादी आने के बाद आज भी मोदी साहब ने 2014 के भाषण में बोला था कि 2022 में हर एक को पक्का घर होना, हर एक को हम पक्का घर बना के देंगे। तो वो पक्का घर मोदी साहब से लेने की जरूरत है और ये बीजेपी वालों से पूछने की जरूरत है। बोलते हुए मैं फिर एक बार ये बोलना चाहता हूं, जिस तरीके से वराकल डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी ने किया है कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, जिस तरीके से रईतु भरोसा बोल के कांग्रेस पार्टी लगाई है, 1 एकड़ को 15,000 रुपए साल को देने का कार्यक्रम किया है। और जो किसान है, किसानों के जो भी मरते हैं उनको रईतु बीमा के साथ, जो किसान किसी का किराए से लेकर कौन रईतु अगर खेती करता है तो उनको भी मदद करने का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है। साथ ही साथ जो किसानों के साथ जो कूली करते हैं, जो खेतों में कूली का काम करते हैं, उनको भी महीने साल को 12,000 रुपए देने का कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम लगाया है। इसी तरीके से सपोर्टिंग प्राइस, हर चीज का सपोर्टिंग प्राइस, हमारे कपास के
नजीब जावेद साहब वही लिस्ट बनाए, लेकिन यहाँ के लोकल प्रॉब्लम से मंडल प्रेसिडेंट, ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट और यहाँ के रामदास साहब, इन सबका बोलना ये है कि ये पद यात्रा जरूरी है, बारिश चालू हो गई, फिर कभी अपने लोकल के लोगों को बात कराएंगे। आज महेश्वर रेड्डी साहब और नजीब जावेद साहब को सुन के पद यात्रा में सारे लोग तिरंगा लेकर हम लोग एक साथ चलते हुए, जब तक ये रैली खत्म नहीं होती हम साथ रहेंगे। पद यात्रा के बाद यहीं आकर सबके साथ वीआईपी के साथ हम भोजन कर अपने घर जाएंगे और जो भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे और जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए आदाब, नमस्कार, जय भीम चाहते रुखसत चाहता हूँ, नमस्कार। కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే ప్రజాస్వామ్యం, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే సామాజిక సమానత్వం. కానీ ఈనాడు సమానత్వం లేదు, ప్రజాస్వామ్యం లేదు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా గత 8 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాం మనం. తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, దేశంలో బీజేపీ పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా, కేవలం నలుగురి కోసం దేశాన్ని దోచుకునే విధంగా అవకాశాన్ని మాకు ప్రజలించడనే విధంగా ఈరోజు పాలన కొనసాగుతుంది. ఏనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ధనవంతుల కోసం కానీ వ్యాపారవేత్తల కోసం కానీ ఆలోచించలేదు, పేద ప్రజల కోసం ఆలోచించింది. పేదవాడికి తినడానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి గుడ్డ, ఉండడానికి ఇల్లు గురించి ఆలోచించింది. కానీ ఈనాడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దోషానికి దేశాన్ని ఏ రకంగా దోచిపెట్టాలి, పేదవాడిని ఏ రకంగా దోచుకోవాలి అన్నటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో, సంకల్పంతో అది సదుద్దేశం అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈరోజు దురుద్దేశమైనటువంటి వాస్తవాన్ని గమనించలేకపోతున్నారు. ఈ రోజు పేదవాడు 3 పూటల తినలేని విధంగా ధరలు పెరుగుతున్నటువంటి వాస్తవాన్ని మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం, ఈ రోజు అనుభవిస్తా ఉన్నాం. కానీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కనిపిస్తలేదు. అచ్చే దిన ఆయేగా అని అన్నాడు. అచ్చే దిన అంటే పేదవాడు 3 పూటల తిండి తినకూడదనే. క్రూడాయిల్ ధరలు తగ్గితే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గుతాయన్నారు. పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గితే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయని మనం అనుకున్నాం. కానీ ఈ రోజు పేదవాడి మీద భారం మోపే విధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడం జరిగింది. మనం నిన్ననే మీరు పేపర్ చదివింటారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా రోజు ఖర్చులు బట్టి కరెంటు రోజుకొక విధమైనటువంటి రేటు ఉంటుందట. అంటే పేదవాడు కనీసం ఇంట్లో కరెంటు కూడా పెట్టుకోకూడదు. గతంలో మనం ఏ రకంగా అయితే దీపం వెలుగులో ఉన్నామో మళ్ళీ దీపం వెలుగులకు వెనక్కి పంపించే విధంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్న విషయాన్ని, వాస్తవాన్ని మనం గమనించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఎందుకంటే ప్రజలకు ప్రతి విషయాన్ని మనం తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని గుర్తున్నా ప్రజలకు మనం